I'm Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. Here we will discuss aim and types of nutrition. Aims of nutrition: to educate people about good nutrition so that they can have complete physical and mental development. Nutrition, जैसा मैंने आपको न्यूट्रिशन का प्रोसेस और मीनिंग बताया है प्रीवियस वीडियो में, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो जिस भी फूड का इंटेक हम करते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो भी ऐसे सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका हमारी बॉडी यूटिलाइजेशन करती है और उससे उसको एनर्जी मिलती है, बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ केमिकल कंपोनेंट्स मिलते हैं और डिजीज़ से लड़ने के लिए पावर मिलती है, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो वो कहाँ होते हैं न्यूट्रिएंट्स? वो मिलते हैं हमें फूड में। तो जब फूड का इंटेक किया जाता है उसके बाद उसको जब डाइजेस्ट किया जाता है, फिर डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और पर्टिकुलर ऑर्गन में जहाँ जिस टाइप के न्यूट्रिएंट्स का जितना अमाउंट चाहिए होता है उतना अमाउंट उस ऑर्गन में के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उस एब्जॉर्प्शन के बाद वो ऑर्गन अपना प्रॉपर फंक्शन करता है, अपना प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है। इसके बाद जो भी ऐसे कंपोनेंट बनते हैं, ऐसे केमिकल्स बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा जिनका हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं होता, उनका एक्सक्रीशन कर दिया जाता है। तो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में एब्जॉर्ब होना और उनका प्रॉपर यूज़ होना, जिससे कि हमारी बॉडी का फिट रहना, ये है न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? ये न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। To educate about the cheap and easily available food sources so that everybody can get adequate nutrition. Cheap and easily available food source, यानी कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग अवेयर नहीं होते, जिन्हें नॉलेज नहीं होती, वो लोग क्या सोचते हैं कि सारे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उनमें ही प्रोटीन मिल सकता है, उनमें वो ही हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। आजकल प्रेजेंट सिचुएशन में भी कोरोना टाइम में जब इम्यूनिटी को एनहेंस करने की बात हो रही है, तो कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में सोचा होगा ये तो हम अपनी इम्यूनिटी, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी सी लो कैटेगरी या एवरेज कैटेगरी की होगी, उन्होंने सोचा होगा कि हम ड्राई फ्रूट्स के थ्रू तो ही इम्यूनिटी बढ़ती है और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारी इम्यूनिटी कैसे होगी, इंक्रीज़ होगी। तो हाई सोशो इकोनॉमिक वाले स्टेटस के लोगों ने सोचा होगा ठीक है चलो मार्च का टाइम है, अप्रैल का टाइम है, तो टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नॉर्मल है कि हम ड्राई फ्रूट इंटेक कर सकते हैं। लेकिन अब जब गर्मी आनी शुरू हुई होगी तो उन्होंने भी सोचा होगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने से तो फिर से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो और अलग साइड इफ़ेक्ट्स आने लगेंगे। लेकिन ये मिसकंसेप्ट है कि ड्राई फ्रूट ही हमें न्यूट्रिशन या हमें हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। एक्चुअली बहुत सारे फ्रूट्स, नॉर्मल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, ये ही यदि हम खाएंगे प्रॉपर वे में, बैलेंस डाइट लेंगे प्रॉपर वे में, तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन की नॉलेज का एक एम या पर्पस ये भी है कि लोगों को इस बात से अवेयर किया जाए कि ऐसे कौन से फूड रिसोर्सेज हैं जो सस्ते हैं और ईजिली अवेलेबल है ना, जो हमारे यहाँ पर, हमारी जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये भी न्यूट्रिशन के द्वारा ही पता चलता है। फूड डिस्क्राइब्ड dependencies of other related factor on nutrition like food related habits, care of food, personal hygiene and sanitation so that people can get proper nutrition. न्यूट्रिशन के लिए एक और हैबिट होती है लोगों की। अभी मैंने बोला सीजनल फूड कि सीजनल फूड एक्चुअली सस्ते भी होते हैं, ईजिली अवेलेबल भी होते हैं, तो प्रेफर किया जाता है सीजनल फूड। अब लेकिन सीजनल फूड
में कोई एक न्यूट्रिएंट है जो स्पेसिफिक है और वो किसी दूसरे सीज़न में नहीं मिलता, तो वो कहाँ से लाए? इसके लिए लोग क्या कहते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो लोगों को प्रिजर्वेशन की नॉलेज देना, ये भी न्यूट्रिशन का एक मेन एम होता है। और उनकी डिपेंडेंसी को दूसरी चीज़ों पर डाइवर्ट कर देना, मतलब एक पे डिपेंडेंसी को नहीं बना के रखना। फूड हैबिट्स अच्छी डेवलप करना। कई लोगों की ऐसी ख़राब फूड हैबिट होती है, जैसे रूटीन नहीं होता, मील प्लानिंग नहीं करते, मेन्यू प्लानिंग नहीं करते, बैलेंस डाइट नहीं लेते और जंक फूड का कंजप्शन करते हैं। उनकी डाइट में अधिकतर कार्बोहाइड्रेट या फैट रिच सोर्स ही होते हैं। प्रोटीन को बहुत कम प्लेस देते हैं। प्रोटीन को प्लेस दे भी देते हैं तो मिनरल्स, और अधिकतर बच्चे आजकल वो वेजिटेबल और फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ विटामिन और मिनरल की कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो जाती है। तो इनके क्या सब्स्टिट्यूट हैं? क्या ऐसे नेचुरल सब्स्टिट्यूट हैं जिनके फॉर्म अदर फॉर्म में हम उस नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स को दे दें कि वो उनका कंजप्शन कर लें? कैसे उनकी पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाए? ये सारे पार्ट्स न्यूट्रिशन के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं? मैल न्यूट्रिशन और गुड न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन यानी कि जब न्यूट्रिशन सही तौर पे नहीं होता है, जो न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिए जाते, तब क्या कहते हैं? तब कहते हैं उसे मैल न्यूट्रिशन। और गुड न्यूट्रिशन जब बैलेंस डाइट ली जाती है, यानी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग क्या है उसी के अकॉर्डिंग कंजप्शन किया जाता है, एक्स्ट्रा या कम अमाउंट में कंजप्शन नहीं होता, तब वो क्या कहलाता है? गुड न्यूट्रिशन। अब मैल न्यूट्रिशन को फिर फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन जब जिस कंपोनेंट की, जिस न्यूट्रिएंट की जितनी मात्रा चाहिए वो कम होती है। ओवर जब एक्सेस में कोई न्यूट्रिएंट का कंजप्शन कर लिया जाता है। गुड न्यूट्रिशन। Good nutrition is the state in which a person gets all the nutrients in correct amount and proportion, and some nutrients are stored in the body after all the body requirements. यानी कि जब बैलेंस डाइट का कंजप्शन किया जा रहा है तब हम क्या कहेंगे? गुड न्यूट्रिशन, जिसके अंतर्गत क्या होगा? जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सीरियल्स, मिनरल और वाइटामिन सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। और मेन इंपॉर्टेंट वाटर का कंजप्शन भी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तब हम क्या कहेंगे कि वो न्यूट्रिशन कैसा न्यूट्रिशन है? वो न्यूट्रिशन गुड न्यूट्रिशन है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अमाउंट और प्रोपोर्शन दोनों को ठीक रखा गया है। अमाउंट के साथ साथ प्रोपोर्शन का मीनिंग ये रखा गया है कि जितनी ज़रूरत मेरे को कार्बोहाइड्रेट की है उतना ही कार्बोहाइड्रेट लूँ, और जितनी प्रोटीन की है उतना ही प्रोटीन लूँ। ऐसा नहीं हो कि कार्बोहाइड्रेट मैंने ज़्यादा कर लिया और प्रोटीन कम कर दिया। तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और कुछ कंजप्शन ऐसा भी किया जाता है कि वो उसे बॉडी में स्टोर किया जाता है फर्दर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आपकी मसल्स हैं, ये मसल्स एक्चुअली क्या है? यहाँ पे फैट डिपॉजिशन हो रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डिपॉजिशन हो रहा है। जो आप कभी भूखे होते हो तो आपको वो एनर्जी स्टोर्ड है, एक्चुअली स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये हमारी फैट। इसीलिए कहते हैं कि जिनकी हेल्थ ज़्यादा होती है उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि ये मसल्स के अंदर जितनी भी फैट स्टोर हुआ है उसका यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे फैट रिड्यूस होने में हेल्प मिले। मैलन्यूट्रिशन is that state of health which arises from incomplete nutrition. In this, due to inadequate food and ill-balanced diet. Inadequate diet can be due to both excess or less amount of food than the requirement amount. Malnutrition क्या है? Malnutrition है जब हम डाइट का इंटेक एक्सेस में कर लेते हैं या कम करते हैं। ठीक है, यानी कि हम ओवर खा लेते हैं किसी भी, ये ज़रूरी नहीं है
इसमें कि मेल न्यूट्रिशन में ऐसा ही हो कि हमने कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा ले लेंगे या प्रोटीन ही ज़्यादा ले लेंगे। कुछ भी चीज़ इम्बैलेंस्ड हो सकती है कि कार्बोहाइड्रेट तो हमने सफिशिएंट अमाउंट में ले लिया लेकिन प्रोटीन हमने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं ली, तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा हो गया अमाउंट में और प्रोटीन क्या हो गई, प्रोटीन कम हो गया। तो ये क्या होगा, ये होगा मेल न्यूट्रिशन, यानी कि बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस न्यूट्रिएंट का नाम मिलना होगा मेल न्यूट्रिशन की स्टेज, यानी कि बैलेंस डाइट का इंटेक जब नहीं किया जाता तो मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंडर न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है। अंडर न्यूट्रिशन स्टैंड फॉर द डाइट विच इज deficient both in quality, quantity or in other term of food which does not provide essential nutrient for the proper maintenance of health। यानी कि डेफिशिएंसी है यहाँ पर, अंडर का मतलब कम है, डेफिशिएंसी है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की किसकी, अमाउंट की, अमाउंट के साथ साथ उसकी क्वालिटी की। मैंने आप लोगों को एक प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि हर न्यूट्रिएंट, देखिए हर खाने वाली चीज़ में जिसे मैं च्यू कर सकती हूँ वो मेरे लिए फूड नहीं है। क्यों? क्योंकि फूड वही है जिसको मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जिसे मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ उसी से मैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। यदि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँगी तो मैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं मैं उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जैसे एक गाय के लिए ग्रास फूड हो सकती है क्योंकि वो उसे एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के लिए ग्रास फूड नहीं होती। क्यों? बाकी लीफी वेजिटेबल तो वो खाता है, तो ग्रास क्यों नहीं खाता भाई? ग्रास खा के तो काऊ का मेन फूड ग्रास ही तो होता है जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसे डाइजेस्टिव जूस है ही नहीं जो कि उस ग्रास को डाइजेस्ट कर पाएँ और उस ग्रास में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कर सके। तो यानी कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी दोनों की डेफिशिएंसी होने पर न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरी है, असेंशियल अमाउंट, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी जो फूड का इंटेक हम ले रहे हैं उसकी फॉर्म भी ऐसी होनी चाहिए। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, हमने प्रोटीन खाया है, खूब पनीर खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों प्रोटीन की डेफिशिएंसी अभी तक हमारे बॉडी में है। क्यों? क्योंकि आप क्वांटिटी जो प्रॉपर वे में ले रहे हो लेकिन उसकी क्वालिटी को गिरा दे रहे हो। कैसे गिरा रहे हो? उसकी कुकिंग प्रोसेसर जो आप अपना रहे हो उससे क्वालिटी गिर जा रही है। जैसे आपने किसी भी प्रोटीन को बहुत ज़्यादा गर्म किया तो उसका प्रोटीन क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसके जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हीट का। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप अपने बाल को जो प्रोटीन का बना हुआ है जरा भी आग के पास ले जाओ, एकदम से ऐसे पीछे हटके और तुरंत जल जाता है। क्या? क्योंकि प्रोटीन जब हीट के कांटेक्ट में आती है तो तुरंत जल जाती है। तो इसी तरीके से आप जब किसी भी प्रोटीन रिच सोर्स को हीट के कांटेक्ट में लाते हो तो उसमें उसके प्रोटीन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन रखते हुए चलना है यदि हमें न्यूट्रिशन के लेवल को हाई करना है। अब जिनका अंडर न्यूट्रिशन जो होते हैं वो स्मॉल चिल्ड्रन हो सकते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग मदर और अदर जो भी व्यक्ति है वो अंडर न्यूट्रिशन के शिकार हो सकता है। ओवर न्यूट्रिशन, व्हाट इज ओवर न्यूट्रिशन? When the diet contains nutrients in amount excess than the requirement amount for the body, it becomes unbalanced. Continuous use of such diets leads to a abnormality in food. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बर्गर, जंक फूड जितने भी है, बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़, इस टाइप की बॉडी में इंटेक हो रहा है तो एक्सेस में अनरिक्वायर्ड अमाउंट किस चीज़ का आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का। और जबकि यदि यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल जिसको वो सोच रहा है उसका इंटेक किया होता तो उसमें क्या होता, उसमें बैलेंस डाइट के लक्षण होते हैं। यहाँ ओवर न्यूट्रिशन हो गया। ओवर न्यूट्रिशन किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का हो गया, जिसकी वजह से
बॉडी में मसल्स के नीचे फैट का डिपॉजिशन ज़्यादा होने लग गया और बॉडी का वेट बढ़ने लग गया। लेकिन एक्चुअली बॉडी वेट बढ़ रहा है, ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट और फैट का, लेकिन प्रोटीन, मिनरल, विटामिन इनका इंटेक बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि जो फैटी हैं वो फिट हैं, हेल्दी हैं, नहीं, उनमें एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट तो बढ़ रहा है, एक्सेस में है, वहाँ ओवर न्यूट्रिशन है। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो अंडर न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस, स्टैमिना उनका ख़राब हो सकता है और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैल न्यूट्रिशन से बचना है तो हमें बैलेंस डाइट यूज़ करनी है, ना ओवर लेना है ना ही अंडर न्यूट्रिशन की तरफ जाना है। Difference between under and over nutrition. Under nutrition, over nutrition. Undernutrition. Undernutrition is commonly seen in developing countries where people suffer from lack of nutrients such as carbohydrate, protein and fat. They have difficulty meeting their dietary need and are underweight. Overnutrition occurs when an individual has an excessive consumption of food far more than their dietary need. Overnutrition leads to heart disease and other dietary disorders. इस तरीके से हमें समझ में आता है कि हमें यदि हेल्दी बन के रहना है, हेल्दी इन द सेंस फिज़िकल हेल्थ को अप्रोप्रिएट रखना है, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ बेस है, तो हमें क्या करना होगा, हमें न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेनी होगी ताकि हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स मिल सके। देखिए, बैलेंस डाइट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये जेंडर वाइज डिफरेंस होते हैं, इसमें एज वाइज डिफरेंसेस होते हैं और वर्किंग कंडीशन, वर्किंग लोड, इसके अकॉर्डिंग अंतर होते हैं। जैसे यदि कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और कोई मेंटल वर्क ज़्यादा करता है तो उसको ऑटोमेटिकली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो एक जगह बैठ के काम कर रहा है। इसी तरीके से यदि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड है या मिडिल चाइल्डहुड है और फिर उसके बाद अडोलेसेंट है, तो यहाँ पर बॉडी में रैपिड चेंज हो रहे हैं, बॉडी के फिजिक में, स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से अदर वर्क के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट चेंजेस होती हैं, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि डाइट मिलती है तो न्यूट्रिशन बना रहता है और व्यक्ति हर एस्पेक्ट में हेल्दी बना रहता है। लेकिन यदि कहीं भी न्यूट्रिएंट्स के प्रपोर्शन में परेशानी हो गई या हमने किसी फॉर्म ऐसी दे दी, अब मानो फ्रूट्स को हमने हीट के कांटेक्ट में लाके बहुत गर्म करके दे दिया, तो बताओ क्या होगा, उसकी सारा साइट्रिक एसिड यदि उसमें है, विटामिन सी, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ये जूसेस जितने भी होते हैं उनको कभी भी गर्म करके नहीं देना चाहिए। इसको गर्म करने का, जैसे ठंड में यदि विंटर सीज़न है तब हमें कोई भी जूस का इंटेक करना है, तब हमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पैन को गर्म कर सकते हैं, हल्का गर्म कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, नॉर्मल एनवायरनमेंट में छोड़ सकते हैं थोड़ी देर, फ्रूट्स को, जूस को नहीं, क्योंकि जूस निकालने के बाद यदि हमने छोड़ दिया उसे तो क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो भी ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन हो जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, वो जूस कड़वा हो जाता है। इसीलिए हम फ्रूट्स को बाहर रख सकते हैं और फ्रूट्स को बाहर रखने के बाद उनका जूस निकालें और उसको दे दें, और थोड़ा सा हल्का सा पैन गरम किया है ना, और वो भी कांच का बर्तन है ना, कोई भी ऐसा यूटेंसिल नहीं करना जो मेटल का है, क्योंकि मेटल के साथ ये साइट्रिक एसिड और ये सब रिएक्शन कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, प्रिकॉशंस रखते हुए, हम यदि किसी भी फूड को यदि किसी भी बच्चे को देते हैं या हम खुद इंटेक कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को दे रहे हैं, तो वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएगा और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कंजप्शन कर पाएगा। अदरवाइज वो न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसको लेने का कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। Thank you.